मनोज मुंतशिर एक ऐसा नाम है जिसके साथ अब विशेष रूप से केसरी फिल्म का वो महत्वपूर्ण गीत जुड़ गया है जिसमें बात मिट्टी की है, बात उन भावनाओं की है जिससे भारत प्रेमी ओत प्रोत हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। और इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण फिल्मों के गीत लिखकर कविता को फिल्मी संदर्भों में फिर से जागृत करने का श्रेय पाने वाले मनोज मुंतशिर हाल ही में एक ऐसे कार्यक्रम में सम्मिलित हुए जिसका आयोजन वर्चुअली किया गया था। वो कौन सी वजह है कि एक सिपाही अजनबी लोगों के लिए सीने पे गोली खा लेता है, जिनको वो जानता भी नहीं। वो थोड़ी जानता है कि वो अनूप जी के लिए गोली खा रहा है, वो मनोज मुंतशिर को सेफ रखने के लिए गोली खा रहा है। वो कौन सा जज्बा है और जब वो गोली खाने के बाद व्हेन ही इज ब्लीडिंग टू डेथ, आखिरी के 10 मिनट वो सोचता क्या होगा, उसे ख्याल क्या आता होगा? उसे ख्याल आता होगा अपने गांव का, अपनी माँ का, अपनी गलियों का, अपने शहर का। और उसे ये ख्याल भी आता होगा, उसे ये फख्र भी होता होगा कि ऐ मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। ऐ मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। आप देख रहे हैं विजन ऑफ एशिया वॉइस कम्युनिटी कार्यक्रम और ये कार्यक्रम ITV गोल्ड पर सोमवार से गुरुवार तक शाम 8 बजे पेश किया जाता है। साथ ही एक विशेष साप्ताहिक अंक विजन ऑफ एशिया का हम आपकी सेवा में पेश करते हैं रविवार को सुबह 11 बजे। आपकी उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाओं के लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए मंगल कामनाओं के साथ ये निवेदन कि बने रहें हमारे साथ। होते हैं हाजिर इस छोटे से ब्रेक के बाद। इस वर्चुअल कार्यक्रम के आयोजन में झिलमिल का साथ जहां इंडियन कॉन्सुलेट ने दिया, वहीं भारत से प्रभा खेतान फाउंडेशन की तरफ से भी इसमें महत्वपूर्ण भागीदारी रही थी। बल्कि न्यू जर्सी से इसका नियामन किया लेखक और कंप्यूटर प्रोफेशनल अनूप भार्गव ने, जो झिलमिल संस्था के संस्थापक हैं। अनुभव बहुत अच्छा लगा मुझे। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं कि मुझे इस तरह के बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं थे। ये मेरा पहला ही अनुभव था किसी एक बड़े आदमी से बातचीत करने का, और बड़ा अच्छा रहा वो अनुभव मुझे। क्योंकि एक बात जो मुझे मनोज मुंतशिर में नजर आई वो थी उनकी विचारों के प्रति ईमानदारी। तो जो भी उन्होंने बोला लग रहा था कि वो मन से बोल रहे हैं। जब मैं गाना लिखता हूँ या जब मैं एक नज्म लिखता हूँ अपनी किताब के लिए या अपने लिए स्वांता सुखाए, तो उस नज्म को दुनिया तक वो पहुंचे, उसके चांसेस कितने हैं? बहुत कम है। क्योंकि आजकल तो पब्लिशिंग जो है हिंदी की वो वैसे भी कैसी हो गई है, बहुत मुश्किल से किताबें लोगों तक पहुंचती हैं, पढ़ने का शौक लोगों में नहीं रहा। तो जाहिर सी बात है कि मैं इसकी उम्मीद तो नहीं कर सकता था कि अगर मैं अपनी किताब के लिए स्वांता सुखाए लिखूंगा, बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के, बगैर किसी कंस्ट्रेंट के लिखूंगा, तो मेरा गाना तेरी मिट्टी बनेगा। तो मेरा गाना, तो मेरा लिखा हुआ जो कुछ भी लिखूंगा वो तेरी गलियां बन जाएगा, कौन तुझे भी प्यार करेगा बन जाएगा, मेरे रश की कमर बन जाएगा, या तेरे संग यारा बन जाएगा। ये कभी होता ही नहीं। तो जब आप एक इतने बड़े मास मीडियम के लिए लिखते हैं तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि अब आपका जो हुनर है, आपका जो आर्ट है, उसको कमर्शियल कसौटियों पर भी खरा उतरना होगा। तो जैसे निदा फाजली साहब का एक शेर मुझे याद आता है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। हिंद पॉकेट बुक्स दिल्ली में है, उनकी बुक थी वो, उर्दू के लोकप्रिय शायर साहिर लुधियानवी। मैंने वो किताब उठाई, किताब का पहला पन्ना पलटा तो उस पर लिखा हुआ था जो साहिर का बड़ा मशहूर शेर है कि दुनिया ने तजुर्बातों हवादिस की शक्ल में, यानी दुनिया ने तजुर्बों की शक्ल में और हादसों की शक्ल में, दुनिया ने तजुर्बातों हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया था लौटा रहा हूं मैं।
अब ये बात मेरे दिल पे लग गई कि वाकई यार राइटिंग का तो इससे बड़ा कोई थ्योरी, कोई फिलोसफी हो ही नहीं सकती कि जो कुछ हमें मिला है हम वही लौटाते हैं। तो मनोज मुंतशिर के साथ मुझे जब बात कर रहा था तो मुझे लगा नहीं कि उसमें उनमें कई आदमी हैं छुपे हुए हों और वो कुछ और बोल कुछ और रहे हों। तो जो भी उन्होंने कहा अपने मन से कहा। अब मैं भी क्या कि अपने मन से कुछ कह लेता हूँ आपको। जो ये बात कही जाती है कि हर एक आदमी में होते हैं 10-20 या समझो 1000, 5000, 50,000 आदमी, तो मुझे लगता है कि ये मनुष्य की खूबी है। इसमें जैसे आप, मतलब मैं आपका एंगल समझ रहा हूँ कि वो कुछ छुपा रहा हो, वैसा नहीं है। जैसे अब अनूप जो है वो अलग अलग समय में कुछ नया अपने अंदर से प्रकट करेंगे, इसकी संभावना रहती है। जब मैं तो जिस दौर में यहाँ आया था उस दौर के मैं आपको चार्टबस्टर गाने बताता हूँ। जो जी टॉप गाने थे वो क्या थे। जी। जब मैं आया था तो टॉप गाना नंबर 1 पे हुआ करता था, मैं लड़का पोपो पो, तू लड़की पोपो पो, हम दोनों मिल गए अब होगा क्या पोपो पो। ये सुपर हिट गाना था, उस वक्त का नंबर 1 का सॉन्ग हुआ करता था। पल पल न माने टिंकू जिया, जवानी का मंजन घिसे है पिया। मतलब इस तरह के गाने सुन रहा था मैं, और मुझे अचानक लगा कि शायद मैं गलत जगह पे आ गया हूँ, क्योंकि मैं तो जो सुन के आया था वो ये था कि आशिकी जुर्म, वफा जुर्म, मोहब्बत है गुनाह, ये वो दुनिया है जहाँ प्यार नहीं हो सकता। कैसे बाजार का दस्तूर तुम्हें समझाऊं, बिक गया जो वो खरीदार नहीं हो सकता। जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आंखें मुझ में। कैफी साहब, मैं तो ये सुन के आया था कि उड़ जा प्यासे भंवरे, रस न मिलेगा खारों में, कागज के फूल जहां खिलते हैं बैठ न उन गुलजारों में। मैं तो ये सुन के आया था कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, न तुम मुझसे कोई उम्मीद रखो दिल नवाजी की, न मैं देखूं तेरी जानिब गलत अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कशमकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। मैं तो ये सुन के आया था कि हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, जुल्फ जिद करके किसी ने जो बनाई होगी, रूठे जलवों पे खिजा और भी छाई होगी, मेज से जब मेरी तस्वीर हटाई होगी, हर तरफ मुझको तड़पता हुआ पाया होगा, होके मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा। तो ये सब जो मैं सुन के आया था, मैं सुन के आया था कि कैसे एक फिल्मों का शायर लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को चलते फिरते हंसी मजाक में बयान करता है, और ऐसे बयान करता है कि बड़े से बड़ा फिलोसोफर नहीं बयान कर सकता। शैलेंद्र ने लिखा था मेरा जूता है जापानी में कि होंगे राजे राजकुमार हम बिगड़े दिल शहजादे। देखिए डेमोक्रेसी, ये शायर लिख रहा है कि होंगे राजे राजकुंवर हम बिगड़े दिल शहजादे, हम सिंहासन पर जा बैठे जब जब करें इरादे। तो ये डेमोक्रेसी का पावर था। आज देखे सिंहासन पे कौन बैठा हुआ है, आम आदमी। तो इतना कुछ फिल्मी गीतों में पोटेंशियल था। ये पोटेंशियल देख के मैं आया था फिल्मों में, और मेरा जब सामना हुआ है ऐसे गीतों से, पोपो पो टाइप से, तो मैं घबरा गया हूँ। साहित्य की दृष्टि से उनका जो एक रुख या समर्पण कहना चाहिए, उसके बारे में बताइए। हाँ, वो भी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैंने उनसे जो पहला सवाल मैंने उनसे किया था वो यही किया था अ, कि फिल्मों में जो गीतकार हैं वो दो तरह से उनको बांटा जा सकता है। एक तो वो जो कि मूलतः साहित्यकार हैं और फिर अपनी जीविका को चलाने के लिए वो फिल्मों में आ गए हैं। लेकिन अभी हाल ही में कुछ ऐसे भी लोग आए हैं जिन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत ही फिल्मों से की। ऐ मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। वो सिपाही जो शहीद हो रहा है अपने आखिरी वक्त में, सोचता है अपने गांव के बारे में कि सरसों से भरे खलिहान मेरे, जहां झूम के भंगड़ा पा न सका। सरसों से भरे खलिहान मेरे, जहां झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहां लौट के वापस जा न सका। ओ वतना वे, मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। वो बहुत सिपाही बढ़िया। सोचता है अपनी माशूका के बारे में, जिसको वो हीर कहता था कि ओ हीर मेरी, तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं जा रहा हूँ इस दुनिया से, अब तू अकेली है, लेकिन मैं तेरे चेहरे पे उदासी नहीं देखना चाहता। ओ हीर मेरी, तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी, क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं, और चांद हमेशा रहता है, क्या बात है, तेरी क्या बात। मिट्टी में मिल जाऊंगा। तो बहुत ये बहुत। लिख के अनूप जी, ऐसा ऐसा लगा कि हाँ बस
ये एक ऐसा गीत है जो मैं कह सकता हूँ दिल पे हाथ रख के कि मुझे फख्र है कि ये मेरी कलम से निकला, इसका जरिया मैं बना। हम सब एक ऐसे वातावरण का सामना कर रहे हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हम सब अपने अपने घरों में हैं और अधिकांश लोग घर से काम कर रहे हैं, और एक छटपटाहट भी है, एक बेचैनी भी है, एक अनिश्चय है जो कब क्या कैसे होगा प्रश्नों के साथ जुड़ी हुई है। So this whole connection with each other, which has come through the virtual medium, or this wanting to know more or wanting to look at life in a different way, has come as a natural stage 4 of changing your disposition, which will be followed, or some of us are already going through this, where we will make this new way of life as a permanent change, wherein we won't feel the loss anymore, but we will feel that we have now slowly moved to another level of living, a level of consciousness and level of awareness. ऐसे में लाइफ कोच जो अ, तटस्थ होकर पूरे संदर्भों का विश्लेषण करके एक स्पष्टता हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, उनसे संवाद और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। लंदन से भारत की यात्रा को चली लाइफ कोच देवांशी कपाड़िया नाइजीरिया में पहुंची थी और वहीं उन्हें रुकना पड़ा। वहाँ से उन्होंने बहुत सारी वेबिनार्स का आयोजन किया है। उनसे हमने बातचीत की किस तरह इस सारे अनिश्चय से भरे हुए वातावरण का सामना किया जाए, क्या कुछ सीख है इसकी। पेश है उस लंबी बातचीत का ये अंश। Yeah, so let's understand that what are we going through, and I'll still go back to our roots in psychology and in mental health awareness, that anything that happens to us which feels out of control, or where we feel that this is not under my control, we typically go through 5 stages, and those 5 stages, first is complete denial. So these are called as the 5 stages of loss, and in this particular situation, we can say that it is 5 stages of unrest, or 5 stages of a disaster, or a 5 stages of something which is humongous loss to the world. So what happens typically, all of us have gone through that stage where we deny, no, nothing is wrong, I'm not going to be affected, I'm going to be all fine. What is this mask, what is this gloves? Nothing. So we pass through that stage of denial, and today everybody in the world understands that however invisible to the naked eye is this virus, there is a strong potency in it to disturb a human life. So then we go through the second stage, which is now understanding and knowing that okay, this is what I accept. I accept that this has happened. I accept that I'm also not sitting right now into that exact space. So acceptance happens. Now, before acceptance, there can be a stage of feeling extremely sad and extremely depressed. So, sadness, depression, anger, irritation, frustration can also become one of the interim stages. Now, whoever has not been directly affected and have been confined to just homes and have actually not gone through a physical experience of the illness, or a near and dear one has not been affected, would probably look at this whole thing that okay, I'm angry, I can't step out, I have to take permission to go for my grocery, it's such a claustrophobic feeling. So that anger and that depression then happens, followed by where we are sitting right now, which is the stage of acceptance, that okay, now this has happened. Now from acceptance we go to the natural next stage, which is about realigning our disposition. आप देख रहे थे विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ द कम्युनिटी कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम के साथ साथ हम चलते चलते आपको याद दिला दें कि ITV गोल्ड के फेसबुक पेज के फ्रेंड बनकर भी आपको बहुत महत्वपूर्ण सामग्री ITV गोल्ड की तरफ से तुरंत प्राप्त हो सकती है। और सब्सक्राइब करें ITV गोल्ड के YouTube चैनल को, और इवेंट्स के बारे में सूचनाओं के साथ आप हम तक जुड़ सकते हैं events@itvgold.com ईमेल के द्वारा भी। आपकी सकारात्मक प्रतिक्रियाओं के लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अब आज के विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम का समापन करने का वक्त आज पहुंचा है।
बहुत बहुत मंगल कामनाओं के साथ सब सुरक्षित रहें, सब स्वस्थ रहें, ऐसी प्रार्थना के साथ अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने की अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।